हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के आगे के एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करिएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हु कैन रजिस्टर एज अ सर्विस प्रोवाइडर अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। पूछा गया है कि सर्विस प्रोवाइडर के रूप में कौन रजिस्टर्ड हो सकता है। तो सर्विस प्रोवाइडर के रूप में सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग एनजीओ, कंपनीज या अदर लॉफुल एंटिटीज जो वुमेन्स के राइट को प्रोटेक्ट करती है, इसे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रजिस्टर्ड हो सकती है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एनी वॉलंटरी एसोसिएशन, कंपनी और लॉफुल एंटिटी दैट प्रोटेक्ट्स वुमेन्स राइट थ्रू लीगल, मेडिकल और शेल्टर असिस्टेंट कैन रजिस्टर एज अ सर्विस प्रोवाइडर। तो कोई भी स्वैच्छिक संगठन हो, वॉलंटरी एसोसिएशन, कंपनी हो या कानूनी संस्था हो जो महिला के अधिकारों की रक्षा करती है, कानूनी चिकित्सा या आश्रय सहायता प्रदान करती सेवा प्रदाता के रूप में पंजीकृत हो सकती है। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट पावर टू डू रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर है। अब जो सर्विस प्रोवाइडर है उनके पास क्या राइट है। तो जो सर्विस प्रोवाइडर के पास जो राइट है ये सेक्शन 10 क्लॉज 2 में मेंशन किया गया है। वो रिकॉर्ड कर सकते हैं डोमेस्टिक इंसिडेंट जो रिपोर्ट है उसके बारे में, मेडिकल एग्जामिनेशन, प्रोवाइड शेल्टर, है ना, तो ये वो प्रोवाइड कर सकते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग। तो रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर कैन रिकॉर्ड डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट्स, फैसिलिटेट मेडिकल एग्जामिनेशन एंड प्रोवाइड शेल्टर टू द एग्रीव्ड वुमेन। नेक्स्ट है, कैन लीगल एक्शन बी टेकन अगेंस्ट सर्विस प्रोवाइडर एक्टिंग इन गुड फेथ अंडर दिस एक्ट। तो अगर गुड फेथ में काम कर रहा है अगर सर्विस प्रोवाइडर, तो क्या उसके अगेंस्ट में कोई लीगल एक्शन लिया जा सकता है? तो नहीं लिया जा सकता। तो राइट ऑप्शन बी। सेक्शन 10 क्लॉज 3 जो है, सब सेक्शन 3 जो है उसमें ये बोला गया है कि गुड फेथ में अगर एक काम किया जा रहा है तो सर्विस प्रोवाइडर के अगेंस्ट में कोई लीगल एक्शन नहीं ली जाएगी। सेक्शन 10 सबसेक्शन 3 प्रोटेक्ट सर्विस प्रोवाइडर फ्रॉम एनी लीगल प्रोसीडिंग इफ दे एक्ट इन गुड फेथ टू प्रिवेंट डोमेस्टिक वायलेंस। नेक्स्ट है, हाउ मच द प्रोविजन ऑफ द एक्ट बी पब्लिसाइज्ड। मतलब ये इस अधिनियम को, ये एक्ट जो है इसके प्रावधानों को कैसे प्रचार किया जा सकता है ना। तो इनका कैसे, किस माध्यम से किया जा सकता है? तो थ्रू मीडिया इंक्लूडिंग टीवी, रेडियो, प्रिंट। तो सेक्शन 11 इसके बारे में बात करता है कि यहाँ पे ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट दी गई है ना। सेक्शन 11 में दिया है गवर्नमेंट की ड्यूटीज के बारे में बताया है। तो जिसमें ये बोला है, क्लॉज ए जो है उसमें बोला है कि अधिनियम की जो भी जानकारी है वो टीवी, रेडियो, प्रिंट मीडिया के माध्यम से दी जा सकती है। और इसमें तो सरकार, गवर्नमेंट मस्ट वाइडली पब्लिसाइज द एक्ट वाया टेलीविजन, रेडियो एंड प्रिंट मीडिया टू इंश्योर अवेयरनेस अमंग सिटीजन। तो इसलिए ये ड्यूटी के अंतर्गत आ जाएगा। फिर व्हाट ट्रेनिंग मस्ट गवर्नमेंट ऑफिसर सर्विस रिसीव। सरकारी अधिकारियों को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए? तो इन्हें क्या दिया जाएगा? इस अधिनियम से संबंधित मुद्दों पर संवेदनशीलता और जागरूकता प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। तो सेक्शन 11 क्लॉज बी में ये बोला गया है कि जो पुलिस ऑफिसर है और मजिस्ट्रेट है, न्यायिक अधिकारी है, तो उन्हें ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, सेंसिटाइजेशन फॉर और अवेयरनेस ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन हु कैन फाइल एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12। सेक्शन 12 में बोला है कि कौन एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। तो एप्लीकेशन जो फाइल कर सकता है, एग्रीड पर्सन, प्रोटेक्शन ऑफिसर, एनी पर्सन ऑन हर बिहाफ। तो उसके बिहाफ पे कोई भी पर्सन यहाँ पर फाइल कर सकता है। तो सेक्शन 12 अलाउज द एग्रीड पर्सन, प्रोटेक्शन ऑफिसर और एनी पर्सन और हर behalf to file an application for relief under the act. This ensure access to justice even if the victim cannot personally approach the magistrate. ठीक है, तो यहाँ पे मतलब बस इसका मेन मोटिव है कि न्याय तक पहुंच सुनिश्चित हो सके, है ना।
भले ही अगर पर्सनली अप्रोच नहीं भी किया है विक्टिम ने, पर उसको न्याय मिलना चाहिए। इसका उद्देश्य सिर्फ यही है सेक्शन 12 का। नेक्स्ट है, विद इन हाउ मेनी डेज शुड द फर्स्ट हियरिंग बी फिक्स्ड। फर्स्ट हियरिंग होनी है तो कितने दिन में हो जानी चाहिए, तो विद इन 3 days। Magistrate is required to fix the first hearing within 3 days from the receipt of application to ensure speedily justice। मतलब जल्द से जल्द उसका त्वरित न्याय हो, है ना, ये सुनिश्चित करने के लिए मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, एप्लीकेशन मिलने से 3 दिन के भीतर सुनवाई तय कर सकता है। तो सेक्शन 12 इस बारे में मेंशन करता है कि फर्स्ट हियरिंग जो होगी वो 3 दिन के अंदर होगी, और इसका जो डिस्पोजल है, तो जब से एप्लीकेशन रिसीव हुई है तो उससे 60 डेज के अंतर्गत ये डिस्पोज होना है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट हियरिंग से 60 डेज के अंदर ये इसका डिस्पोजल किया जाना करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्विंग नोटिस टू द रिस्पोंडेंट। तो कौन यहाँ पर रिस्पोंडेंट को नोटिस देने के लिए जिम्मेदार होगा, तो यहाँ पे जो नोटिस देगा वो प्रोटेक्शन ऑफिसर है। Section 13 specifies the magistrate sends notice to the protection officer who then serves it to the respondent and other as directed। तो धारा 13 के अनुसार मजिस्ट्रेट नोटिस प्रोटेक्शन ऑफिसर को भेजते हैं, जो इसे प्रतिवादी और अन्य लोगों को सेवा करते हैं, सर्व करते हैं, है ना। तो ये सेक्शन 13 के अंतर्गत बोला गया है कि जो नोटिस दिया जाएगा वो प्रोटेक्शन ऑफिसर के द्वारा दिया जाएगा। नेक्स्ट है, विद इन हाउ मेनी डेज मस्ट द नोटिस बी सर्व टू द रिस्पोंडेंट। तो कितने दिन में रिस्पोंडेंट को नोटिस सर्व हो जाना चाहिए, तो ये 2 days के अंतर्गत सर्व हो जाना चाहिए। तो नोटिस मस्ट बी सर्व विद इन 2 days और विद इन सच रिजनेबल टाइम एज अलाउड बाय द मजिस्ट्रेट। तो मजिस्ट्रेट ने जो टाइम अलाउड किया है उसके बीच में हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन बी डायरेक्टेड फॉर काउंसलिंग अंडर सेक्शन 14। धारा 14 के तहत किसे परामर्श के लिए निर्देशित किया जा सकता है ना। तो धारा 14 के अंतर्गत जिसे किया जा सकता है वो है रिस्पोंडेंट भी है और एग्रीड पर्सन भी है, दोनों के लिए काउंसलिंग की जा सकती है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो आएगा ऑप्शन सी, प्रतिवादी और पीड़िता दोनों को यहाँ पे परामर्श के लिए निर्देशित किया जा सकता है। तो सेक्शन 14 इस बारे में बोलता है, मजिस्ट्रेट किसी भी पक्ष या दोनों को योग्य सेवा प्रदाता के साथ परामर्श के लिए निर्देशित कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विद इन व्हाट पीरियड शुड द नेक्स्ट हियरिंग बी फिक्स्ड आफ्टर काउंसलिंग इज डायरेक्टेड। तो परामर्श के निर्देश के बाद अगली सुनवाई कितने दिनों में तय की जानी चाहिए, है ना। तो अब अगर उनको परामर्श के लिए भेजा गया है ना, दिया, उसके बाद अब हियरिंग होनी है तो कब होगी, विद इन 2 months। 2 months की अगली जो सुनवाई होगी वो 2 महीने, परामर्श के निर्देश का दिया है उससे अगले 2 महीने के अंतर्गत अगली सुनवाई होगी। तो मजिस्ट्रेट शेल फिक्स द नेक्स्ट हियरिंग विद इन 2 months टू इंश्योर टाइमली रिजोल्यूशन आफ्टर काउंसलिंग। उसके बाद वो कर सकते। नेक्स्ट है, हु कैन असिस्ट द मजिस्ट्रेट इन प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट। तो सेक्शन 15 में बोला गया है कि मजिस्ट्रेट जो ये प्रक्रिया होगी तो उसमें मजिस्ट्रेट की सहायता, किसकी सहायता ली जा सकती है, मजिस्ट्रेट किसकी सहायता ले सकते हैं। तो यहाँ पे एनी पर्सन इंगेज्ड इन प्रमोटिंग फैमिली वेलफेयर, है ना, प्रेफरेबली वुमेन। कोई भी व्यक्ति जो पारिवारिक कल्याण में लगा हुआ है, प्राथमिकता दी जाएगी महिला को। इसकी व्याख्या है, मजिस्ट्रेट में सिक्योर सर्विस ऑफ वेलफेयर एक्सपर्ट्स प्रेफरेबली अ वुमन whether related or unrelated to the aggrieved person to assist in discharging function. This ensures sensitive handling of cases। मजिस्ट्रेट पारिवारिक कल्याण में लगे किसी विशेषज्ञ जिसमें महिला को प्रेफर किया जाएगा की सहायता ले सकते हैं। इससे मामलों को संवेदनशीलता के साथ निपटाया जा सकता है, मतलब गोपनीयता के साथ निपटाया जा सकता है।
नेक्स्ट है अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस कैन प्रोसीडिंग बी हेल्ड इन कैमरा। तो किस सर्कमस्टेंस में, तो सेक्शन 16 जो है इस बारे में बताता है गोपनीय सुनवाई प्रोसीडिंग इन कैमरा के बारे में। तो यहाँ मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है प्रोसीडिंग इन कैमरा में, है ना। अगर पार्टीज की डिजायर है या कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसी है तो वो इन कैमरा प्रोसीडिंग चला सकता है। ठीक है, तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा इफ मजिस्ट्रेट फील्स नेसेसरी और इधर पार्टी आर रिक्वेस्टेड, ऑप्शन सी इज राइट। मजिस्ट्रेट में कंडक्ट इन कैमरा प्रोसीडिंग्स इफ सर्कमस्टेंसेस वारंट और इधर पार्टी रिक्वेस्ट इंश्योरिंग प्राइवेसी ऑफ द एग्रीड पर्सन की प्राइवेसी इंश्योर करते हुए। ठीक है, नेक्स्ट है डज अ वुमन हैव द राइट टू रिसाइड इन द शेयर्ड हाउस होल्ड। क्या वो साझा घर में रहने का उसे अधिकार है? हाँ है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑनरशिप। स्वामित्व की परवाह भले ही स्वामित्व हो चाहे ना हो, वो उस घर में रह सकती है। Every woman in a domestic relationship has the right to reside in the shared household regardless of ownership, ensuring protection from unlawful eviction. Unlawful eviction से मतलब उसको इविक्शन से बचाने के लिए ना, प्रोटेक्ट करते हुए। तो ये सेक्शन 17 में इस बारे में बोला गया है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोहिबिटेड अंडर अ प्रोटेक्शन ऑर्डर। क्या प्रोहिबिटेड नहीं है ना प्रोटेक्शन ऑर्डर के तहत? क्या तो देखो, जब प्रोटेक्शन ऑर्डर दे दिया गया है तो फिर आप फिर से डोमेस्टिक वायलेंस कमिट नहीं कर सकते हैं, तो इसको प्रोटेक्ट किया गया, ये प्रोहिबिटेड है ना। फिर मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना संपत्ति का विक्रय करना, है ना, तो ये नहीं कर सकते हैं। फिर है इंश्योरिंग द एग्रीड पर्सन वर्क प्लेस विदाउट परमिशन। तो वहाँ पे जो कार्यस्थल पर अनुमति के बिना प्रवेश भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो फिर क्या इसमें प्रोहिबिटेड नहीं होगा? तो सहमति के बाद पीड़िता से संपर्क। ठीक है, तो कॉन्टेक्टिंग द एग्रीड पर्सन आफ्टर कंसेंट, तो कंसेंट लेने के बाद वो उसे कांटेक्ट कर सकता है। तो ये इस ऑर्डर के अंतर्गत प्रोहिबिटेड नहीं किया गया है। तो ये सेक्शन 18 के अंतर्गत प्रोटेक्शन ऑर्डर के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट है सुरक्षा आदेश के तहत घरेलू हिंसा संपत्ति का विक्रय, कार्यस्थल में अनधिकृत प्रवेश और बिना सहमति संपर्क प्रतिबंधित है। बिना सहमति, सहमति लेने के बाद आप बात कर सकते हो कॉन्टेक्ट, लेकिन बिना सहमति के संपर्क नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है व्हाट कैन अ मजिस्ट्रेट डायरेक्ट अंडर अ रेसिडेंस ऑर्डर। तो जो आवास आदेश है उसके तहत मजिस्ट्रेट क्या निर्देश दे सकते हैं? ये सेक्शन 19 की बात कर रहे हैं। सेक्शन 19 में निवास आदेश रेसिडेंस ऑर्डर दिया गया है ना। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि क्या निर्देश दे सकते हैं? तो पीड़िता को घर से बेदखल करने से रोकना, रेस्टेंट रिस्पोंडेंट फ्रॉम डिस्पोजेसिंग एग्रीड, है ना, इसको रोकने के लिए इसमें निर्देश हो सकता है। प्रतिवादी को साझा घर छोड़ने का निर्देश, तो डायरेक्ट रिस्पोंडेंट टू लीव द शेयर्ड हाउस होल्ड, तो जो रिस्पोंडेंट है ना जिसके खिलाफ कंप्लेन हुई है तो उसको छोड़ने का बोला जा सकता है। सुरक्षित वैकल्पिक आवास या किराया सुनिश्चित करना, तो इंश्योर द सेफ अल्टरनेट एकोमोडेशन और रेंट, तो ये चीजें का निर्देश दिया जा सकता था। राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी, सेक्शन 19 के तहत। आवास आदेश में पीड़िता की सुरक्षा, प्रतिवादी को रोकना और वैकल्पिक आवास या किराया सुनिश्चित करना शामिल है। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ रिलीफ कैन मजिस्ट्रेट ग्रांट अंडर सेक्शन 20। तो सेक्शन 20 के अंदर किस टाइप का मतलब इसमें रिलीफ दिया जा सकता है? जो सेक्शन 20 किस बारे में बात करता है? सेक्शन 20 जो बोलता है मॉनेटरी रिलीफ के बारे में बोलता है, जो है मॉनेटरी रिलीफ के बारे में बात करता है। तो मॉनेटरी रिलीफ के अंतर्गत
लॉस ऑफ अर्निंग ये दिया जा सकता है, मेडिकल एक्सपेंसेस दिए जा सकते हैं, मेंटेनेंस फॉर एग्रीड एंड चिल्ड्रन, तो इनके मेंटेनेंस के लिए पैसा दिया जा सकता है। तो ये सब मॉनेटरी जो रिलीफ है ये दिया जा सकता है। तो ऑल ऑफ द अबव राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज राइट है। तो सेक्शन 20 में मतलब मॉनेटरी रिलीफ अंडर सेक्शन 20 कवर्स एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यू टू डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस के कारण जो भी एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए वो दे कवर है इसमें, इंक्लूडिंग लॉस ऑफ अर्निंग, मेडिकल एक्सपेंसेस, प्रॉपर्टी डैमेज और मेंटेनेंस, ये सब शामिल इसमें किया गया है। नेक्स्ट है हु कैन बी ग्रांटेड टेम्परेरी कस्टडी ऑफ अ चाइल्ड अंडर दिस एक्ट है। तो इस अधिनियम के तहत बच्चे की अस्थायी हिरासत किसे दी जा सकती है ना। तो टेम्परेरी रिलीफ वो जो दिया जाएगा एग्रीड पर्सन और पर्सन एक्टिंग ऑन हर बिहाफ। तो पीड़िता या उसकी ओर से कार्यरत कोई भी व्यक्ति को यहाँ पर बच्चे की टेम्परेरी कस्टडी दी जा सकती है। तो ये सेक्शन 21 इसके बारे में बात करते हैं। मजिस्ट्रेट में ग्रांट टेम्परेरी कस्टडी ऑफ एनी चाइल्ड टू द एग्रीड पर्सन और हर रिप्रेजेंटेटिव कंसिडरिंग द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। तो मजिस्ट्रेट पीड़िता या उसके प्रतिनिधि को बच्चे की अस्थायी हिरासत दे सकते हैं बच्चे के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट है व्हाट कैन कंपनसेशन अंडर सेक्शन 22 कवर्स। तो धारा 22 के अंदर किस प्रकार का मतलब किस चीज के लिए मुआवजा दिया जा सकता है ना। तो सेक्शन 22 के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो कंपनसेशन दिया जाएगा, यहाँ पे सेक्शन 22 में कंपनसेशन ऑर्डर के बारे में बोला है। तो इसमें कंपनसेशन किस किस चीज के लिए, फिजिकल इंजरी के लिए, मेंटल टॉर्चर एंड इमोशनल डिस्ट्रेस के लिए और प्रॉपर्टी डैमेज, इन सब के लिए यहाँ पे कंपनसेशन दिया जा सकता है। सेक्शन 22 compensation may include physical, mental and emotional harms as well as a damage to property caused by domestic violence। तो डोमेस्टिक वायलेंस के कारण ये जिसमें से जिस भी रूप में हार्म पहुंचा है उसके लिए कंपनसेशन दिया जा सकता है। नेक्स्ट है व्हेन कैन अ मजिस्ट्रेट ग्रांट एन एक्स पार्टे ऑर्डर। तो एक्स पार्टे ऑर्डर कब दिया जा सकता है, तो इफ प्राइमा फेसी डोमेस्टिक वायलेंस इज एविडेंट और लाइकली, अगर प्रारंभिक रूप से घरेलू हिंसा स्पष्ट और संभावित हो तो यहाँ पर एक्स पार्टे ऑर्डर दिया जा सकता है। Magistrate may grant ex parte order if it is prima facie evident that domestic violence is happening or likely based on affidavit of the aggrieved person। यदि प्रारंभिक रूप से घरेलू हिंसा स्पष्ट या संभावित हो तो मजिस्ट्रेट पक्षहीन आदेश मतलब एक्स पार्टे एक तरफा आदेश जो है वो दे सकता है। ये सेक्शन 23 में सेक्शन 23 में इंटरिम और एक्स पार्टे ऑर्डर की पावर दी गई है मजिस्ट्रेट को। नेक्स्ट है टू होम शुड बी कोर्ट प्रोवाइड फ्री कॉपीज ऑफ द ऑर्डर। किसको फ्री कॉपी ऑफ द ऑर्डर प्रोवाइड करने के लिए आदेश दिया जा सकता है, मतलब तो किस किस को, एग्रीड पर्सन को, पुलिस और सर्विस प्रोवाइडर, इन सबको कोर्ट क्या कर सकती है, फ्री कॉपी प्रोवाइड करने का आदेश दे सकती है। और ये सेक्शन 24 में दिया गया है। Next, court must provide free copies to the aggrieved person, police and service provider to ensure proper implementation of the order। order का implementation proper हो इसके लिए ये दे सकते हैं। नेक्स्ट है कैन अ प्रोटेक्शन ऑर्डर बी अल्टर्ड और रिवोक्ड। जो प्रोटेक्शन ऑर्डर दिया गया है वो अल्टर या रिवोक्ड किया जा सकता है। यस इफ सर्कमस्टेंसेस चेंज एंड मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड्स रीजन, है ना। अगर कोई सर्कमस्टेंस चेंज हो जाती है और तो मजिस्ट्रेट रीजन रिकॉर्ड करके उसको जो प्रोटेक्शन ऑर्डर दिया गया है उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये सेक्शन
25 में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे ड्यूरेशन एंड अल्ट्रेशन ऑफ ऑर्डर के बारे में बोला गया है। नेक्स्ट है, Magistrate can alter, modify, or revoke a protection order if circumstances change, but reason must be recorded in writing. Reason writing में लिखना होगा। Can relief under this act be sought in other legal proceedings? क्या इस अधिनियम के तहत राहत अन्य कानूनी प्रक्रियाओं में मांगी जा सकती है? तो यस, इन सिविल, फैमिली और क्रिमिनल कोर्ट इसमें मांगी जा सकती है। Relief under section 18 to 22 can be sought in any civil, family or criminal court in addition to any other relief available. धारा 18 से 22 के तहत राहत किसी भी सिविल, फैमिली या क्रिमिनल कोर्ट में मांगी जा सकती है। तो ये सेक्शन 26 में इसके अदर उसमें दिया गया है कि अदर लीगल प्रोसीडिंग में ये रिलीफ मांगा जा सकता है। नेक्स्ट, विच कोर्ट हैज जुरिडिक्शन टू ग्रांट ऑर्डर अंडर दिस एक्ट? ना, तो इस एक्ट में किस कोर्ट को जुरिडिक्शन दिया गया है? तो इस कोर्ट इसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को यहाँ पे जुरिडिक्शन है, वो ही यहाँ पे केस सुन सकते हैं, उनको यहाँ पे राइट दिया गया है। तो ये जुरिडिक्शन जो दिया गया है सेक्शन 27 में दिया गया है। कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास and or metropolitan magistrate has jurisdiction where aggrieved person or respondent resides, works or where cause of action arises. ठीक है, तो पीड़िता या प्रतिवादी रहता है, काम करता है या घटना हुई है, वहां प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगरीय मजिस्ट्रेट को अधिकार क्षेत्र प्राप्त है। नेक्स्ट, विच प्रोसीजर कैन गवर्न प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 12 एंड 18 to 23? तो धारा 12, 18 और 23 के तहत कौन सी प्रक्रिया लागू होती है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसके अंतर्गत जो प्रक्रिया लागू होगी वो है सीआरपीसी के तहत की गई जो है प्रोसीडिंग, वो लागू होगी। ऑल प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 12, 18, 23 and offense under section 31 are governed by CRPC, but courts can lay down their own disposal procedure. ठीक है, तो मतलब यहाँ पे कोर्ट अपने खुद के नियम बना सकती है। सेक्शन 28। नेक्स्ट है, विद इन हाउ मेनी डेज कैन एन अपील बी फाइल्ड अगेंस्ट अ मजिस्ट्रेट ऑर्डर? मजिस्ट्रेट ऑर्डर के अगेंस्ट में कितने टाइम पीरियड के अंतर्गत अपील की जा सकती है? तो जो अपील की जाएगी वो 30 डेज के अंतर्गत की जा सकती है। ये सेक्शन 29 के अंतर्गत मेंशन किया गया है कि एन अपील लाइज टू द कोर्ट ऑफ सेशन विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट द ऑर्डर इज सर्व्ड ऑन द एग्रीड पर्सन और रिस्पोंडेंट। मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ 30 दिनों के भीतर सेशन कोर्ट में अपील की जा सकती है। नेक्स्ट है, हु विल बी कंसिडर्ड एज पब्लिक सर्वेंट व्हाइल एक्टिंग अंडर दिस एक्ट? इस एक्ट के अंतर्गत काम करते वक्त किसको पब्लिक सर्वेंट मतलब पब्लिक सर्वेंट माना गया है? तो पब्लिक सर्वेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर ब्रीचिंग अ प्रोटेक्शन ऑर्डर? तो जो प्रोटेक्शन ऑर्डर दिया गया है उसका अगर उल्लंघन किया जा रहा है तो फिर क्या दिया जाएगा? तो इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 year, फाइन अप टू 20,000 और बोथ, ये दोनों। तो ये सेक्शन 31 में दिया गया है कि अगर प्रोटेक्शन ऑर्डर का या इंटरिम प्रोटेक्शन ऑर्डर जो है उसका अगर उल्लंघन किया जाता है, वॉयलेशन किया जाता है, तो वो दंडनीय होगा। Violation of protection order or interim protection order by the respondent is punishable offense under section 31. Next है, who shall try the offense of breach of protection order? तो सुरक्षा आदेश के उल्लंघन के अपराध की जांच कौन करेगा? ठीक है,
तो जिस मजिस्ट्रेट ने पास किया है ना, जिसने आदेश दिया है, तो मजिस्ट्रेट हु पास द ऑर्डर वही इसके ब्रीच के ऑफेंस का ट्राई करेगा ना। नेक्स्ट है, इज द ऑफेंस अंडर सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 कॉग्निजेबल एंड बेलेबल। तो ये क्या कॉग्निजेबल और बेलेबल है? तो ये ऐसा ऑफेंस जो है कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल है। This offence is cognizable, meaning police can register FIR without prior approval of magistrate, and non-bailable, meaning the accused cannot claim bail as a matter of right. ये सेक्शन जो है सेक्शन 32 में दिया गया है कि अगर सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 में अगर कोई का अपराध है, कोई ऑफेंस है, तो वो कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल होगा। Can the sole testimony of the aggrieved person be sufficient to establish the offense? तो हाँ, सिर्फ जो पीड़ित व्यक्ति का ही बयान अपराध स्थापित करने के लिए यहाँ पर्याप्त हो सकता है। तो सेक्शन 32 अलाउज करता है द कोर्ट टू रिलाई ऑन द टेस्टिमनी ऑफ एग्रीड पर्सन अलोन टू कंक्लूड that the offense under section 31 subsection 1 has been committed. Next, what is the punishment for a protection officer failing to discharge duties without sufficient cause? अगर प्रोटेक्शन ऑफिसर अगर अपना क्या पर्याप्त कारण के बिना बताए मतलब अपना जो ड्यूटी है वो परफॉर्म करने में विफल हो जाता है, तो उससे क्या पनिशमेंट है? तो यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर, फाइन अप टू 20,000 और बोथ दिया जाएगा ना। ये जो है सेक्शन 33 में दिया गया है। If a protection officer refuse or neglect duties directed by the magistrate without sufficient cause, section 33 makes them punishable. Next है, can a protection officer be prosecuted without state government's prior sanction? जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है वो क्या राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना अभियोजन किया जा सकता है? तो नहीं, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट से अपॉइंट करती है, तो यहाँ पर जो होगा वो स्टेट गवर्नमेंट की प्रायर यहाँ पर सैंक्शन लेना होगा, तभी इसको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। मतलब डायरेक्ट अगर ऑफिसर ने कोई गलती की है तो डायरेक्ट उस पर केस नहीं चलेगा, यहाँ पे पहले स्टेट गवर्नमेंट की अनुमति लेना आवश्यक है सेक्शन 34 के अकॉर्डिंग। सेक्शन 34 नेक्स्ट है, इज अ प्रोटेक्शन ऑफिसर लाइबल फॉर एक्शन डन इन गुड फेथ अंडर दिस एक्ट? अगर गुड फेथ में काम कर रहा है तो फिर यहाँ पर उसको मतलब इस पे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सेक्शन 35 इस बारे में बोलता है। सेक्शन 35 प्रोटेक्ट्स प्रोटेक्शन ऑफिसर फ्रॉम सूट्स और प्रोसिक्यूशन फॉर एक्ट्स डन और इंटेंडेड टू बी डन इन गुड फेथ अंडर दिस एक्ट, है ना। और सेक्शन 10 सबसेक्शन 3 में भी गुड फेथ के लिए दिया गया है कि अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर गुड फेथ में काम कर रहा है, मतलब जो एनजीओ कंपनीज वगैरह है वो अगर गुड फेथ में काम कर रही, तो वहां पर उन पर कोई लीगल प्रोसीडिंग नहीं होगी। और सेक्शन 35 जो देता है प्रोटेक्शन ऑफिसर के लिए रिलीफ देता है। नेक्स्ट है, डज द एक्ट ओवरराइड अदर एग्जिस्टिंग लॉज? क्या यह अधिनियम अन्य मौजूदा कानूनों को अधिलिखित करता है? नहीं करता है ना, ओवरराइड नहीं करता है ये। मतलब ये एक्ट क्या है, अन्य कानूनों के खिलाफ नहीं है, बल्कि क्या इसका सप्लीमेंट्री एक्ट है ये। तो जैसे मान लो अगर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, मेंटेनेंस एक्ट है, तो ये दोनों लागू होंगे, ये कोई एक दूसरे का मतलब वो खिलाफ नहीं जाएगा, ये उसके साथ में सप्लीमेंट्री एक्ट है, वो लगेगा उसके साथ साथ ये भी। तो ये सेक्शन 37 सॉरी सेक्शन 36 में मेंशन है। नेक्स्ट है, हु कैन मेक रूल्स टू कैरी आउट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट? तो इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम यहाँ पे कौन बना सकता है? तो यहाँ पे जो बनाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे रूल्स बनाएगा। तो सेक्शन 37 empowers the central government to make rules regarding qualification of protection officers
फॉर्म्स, प्रोसीजर एंड अदर मैटर्स स्पेसिफाइड इन द एक्ट है ना। तो इस एक्ट के अंतर्गत और अगर कुछ स्पेसिफाइड है तो वो सबके लिए यहाँ पे बना सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है। चलिए यहाँ पे हमारा ये एक्ट खत्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बेनिफिट ले सकें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्ट के साथ। थैंक यू।